Hello everyone, welcome back to my channel. So this is another video on the chapter magnetic effects of current. This is the part 4 of this chapter and we will study force on a current carrying conductor placed in magnetic field. So let's get started. So now see, force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगती है. तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको शो किया है. ये देखो, जैसे सपोज ये कोई टेबल है और ये कंडक्टर है. यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का शो हो रहा है स्ट्रेट सा, ये कंडक्टर है. ओके, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, तो दैट मीन्स इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन ये है. ठीक है, और यहाँ पे हमने एक होर्स शू मैग्नेट रखा हुआ है. ठीक है, अब ये मैग्नेट हमने यहाँ क्यों प्लेस किया है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ताकि हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर सकें. राइट, तो अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा था. तो देखो, इस तरीके से ये डायरेक्शन है करंट फ्लो की. ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था. ये इस तरीके से यहाँ होर्सशू मैग्नेट रखा है. इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का. तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है? नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, तो ये देखो, ये एरो जो शो किया हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है, तो इसको आपने सपोज, इस पिक्चर को आपने कुछ इस तरीके से सपोज करना है कि ये जो मैग्नेट है ये इस टेबल के ऊपर हमने इस तरीके से लेटाया नहीं है, बल्कि इसका नॉर्थ पोल जो है ये स्क्रीन के आउटसाइड है और इसका जो साउथ पोल है ये बैक साइड है स्क्रीन के. कुछ इस तरीके से इसको एज्यूम कर सकते हो आप. तो देखो, इस पे जो करंट, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दी, तो फोर्स देखो अपसाइड लगी है फोर्स. कंडक्टर पहले स्ट्रेट था. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगी है, तो वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? ये शिफ्ट हुआ है क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा था कंडक्टर के बीच, ठीक है, तो उसके पास हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड रख दी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाई. क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो इस तरीके से जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो उस एक्सटर्नल जब हमने मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करी, तो उस पर कुछ फोर्स लगती है. अब फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगनी थी? अब देखो, ये जो कंडक्टर है ये अपसाइड शिफ्ट हुआ. हमें कैसे पता चलेगा ये अपसाइड शिफ्ट होना था ये या डाउन साइड? ये हमें बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सी, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, दैट इज द सेंट्रल फिंगर, इसको आपने इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ये और ये, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब ये जो सेंट्रल फिंगर है, इसको आपने इस तरीके से सपोज नहीं करना है, इसको आपने एज्यूम करना है कि जो सेंट्रल फिंगर है ये स्क्रीन के बाहर वाली साइड आ रही है. ठीक है, तो ये इस तरीके से बाहर आ रही है स्क्रीन के, ताकि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, और जो थंब एंड सेंट्रल फिंगर है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो. ठीक है, सपोज करना है कि जो सेंट्रल फिंगर है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है. ठीक है, और जो आपका थंब है और फर्स्ट फिंगर है वो इस स्क्रीन के प्लेन में लाई कर रही है. आई होप आप समझ रहे हो. अब देखो, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, करंट इस तरीके से है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से थी, यानी कि इस तरीके से. तो जो फोर्स है वो किधर को लगी? अपसाइड. देखो, इसको और इसको कंपेयर करके देखो. वैसे मैं आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में ये शो भी कर दूंगी, अपनी अपनी खुद की वीडियो बना के आपको शो करूंगी ये, अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है. कि अगर हम इन तीनों, अपनी थंब को, फर्स्ट फिंगर को एंड जो हमारी सेंट्रल फिंगर है उनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताती है. अगर तो जो हमारा थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन. किसी भी चीज पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आती है. राइट, वैसे ही यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगी तो वो मोशन में आया. मोशन में आया और वो किसी तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है. और वो हमें क्या बताता है? वो थंब बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो लेट्स मूव फर्दर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now next is the factors affecting the force acting on the current carrying conductor. सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में से उतनी ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी, राइट. सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना लंबा कंडक्टर होगा जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या आता है हमारे पास. जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है. एक तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, करंट पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है. वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो तीनों प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी, करंट के भी और लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इन तीनों को मैं कंबाइन करूं तो मैं लिख सकती हूँ F प्रोपोर्शनल टू बी आई एल. अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन लगाना है, तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कोई कांस्टेंट. तो यहाँ पे K कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा तो इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू K टाइम्स बी आई एल. अगर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू 1 है तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आई एल. सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है. ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आ सकती है या फिर आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल भी आ सकता है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है. तो क्या आती है, बी आई एल, जहां पे हर एक जो सिंबल है उसका कुछ मीनिंग है. बी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आई यू नो करंट, आई तो आपको पता है करंट होता है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब देखो हमने फोर्स की वैल्यू क्या निकाली, बी आई एल, ठीक है. तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. आई और एल को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे. अब बी के साथ आई और एल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी तो वो डिवाइड हो जाएगा. तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आती है, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, राइट. तो अगर करंट, यूनिट करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से और उस कंडक्टर की लेंथ भी यूनिट है, ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जितनी उस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है. इफ वी टेक द करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूनिटी देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द फोर्स. सो देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. पर यूनिट करंट एंड यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर जो कि हमने परपेंडिकुलरली प्लेस किया है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो कंडक्टर को हमने परपेंडिकुलर रखा है, यानी कि कंडक्टर हमने इस तरीके से रखा है, ठीक है. कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है. अब देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तभी उस पर फोर्स लगती है बी आई एल. अगर हम ये सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. अगर मैं किसी कंडक्टर को इसके पैरेलल रख दूं, इस तरीके से रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड के अगर मैं पैरेलल रखती हूँ तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी. नो फोर्स विल एक्ट ऑन द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम किसी कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, यानी कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तभी उस पर मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या है, बी आई एल. तब उस पर मैक्सिमम फोर्स बी आई एल जो है वो एक्ट करेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. बहुत ईजी टॉपिक है ये. अब हम देखेंगे यूनिट्स. तो यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, और हम इसको टी से डिनोट करते हैं. अब 1 टेस्ला की वैल्यू आती है 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स. अब ये कैसे आता है, देखो बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बी की वैल्यू हमने निकाली है एफ आई एल. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर 1 टेस्ला है तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए, 1 न्यूटन फोर्स अगर लग रही है 1 मीटर करंट कैरी कंडक्टर पे जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू फोर्स की जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन होते हैं. 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय करंट के कितने होते हैं, एम्पियर, एंड लेंथ के कितने होते हैं, मीटर. तो यहाँ से हम ये चीज इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट. सो इट वाज इजी. सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ
मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर में से करंट कैरी कर रहा है, कोई करंट जो कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट किसकी वजह से होता है? मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक कंडक्टर है कोई, ये हमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बहुत पढ़ा है, बहुत बार ये चीज़ डिस्कस की है कि करंट है, एक कंडक्टर है, उसमें से करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी? जितना भी नेट चार्ज फ्लो हुआ है, जितना भी चार्ज फ्लो हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? करंट। करंट क्या होता है? नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो जितना भी नेट चार्ज फ्लो किया है उस सारे चार्ज पे जो फोर्स लगी होगी वो फोर्स इक्वल होगी फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी? द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल दीज चार्जेस, राइट। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है कि जितनी फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती है वो वही फोर्स होती है जो सारे के सारे चार्जेस पे हम सम टोटल कर दें कि कितनी फोर्स लग रही है उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है? BIL। अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है? BIL, राइट। तो हमें पता है करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? चार्ज ओवर टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अब ये करंट की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, आई की जगह मैंने Q ओवर टी पुट करना है तो B इंटू क्यू ओवर टी इंटू एल। अब इसको मैं लिख सकती हूँ BQ L ओवर टी। ये इस तरीके से है, फोर्स इज इक्वल टू BQ ओवर टी इंटू एल। ये सारी टर्म्स जो हैं मल्टीपल में है, तो मैं T को अगर Q के साथ लिखूं या फिर मैं L के साथ लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, BQ L ओवर T। अब ये दोनों जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं इनका मीनिंग तो सेम है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब लेंथ ओवर टाइम, लेंथ को हम लेंथ बोलें या डिस्टेंस बोलें बात तो एक ही है। लेंथ ओवर टाइम की वैल्यू क्या होती है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी हमने पता है, पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस और लेंथ मीन्स द सेम। तो L ओवर टी की जगह अगर मैं V लिख दूं तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? BQ V। L ओवर टी की जगह मैंने V पुट कर दिया बिकॉज ये वेलोसिटी के इक्वल होता है लेंथ ओवर टाइम। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखें आगे, देखो यही इक्वेशन बन जाती है मेरे पास, L ओवर टी इज द वेलोसिटी, सो F की वैल्यू आ जाती है BQV। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है ये क्या फोर्स है? जो कि चार्ज्ड पार्टिकल पे लग रही है। कौन सा चार्ज्ड पार्टिकल? जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है हमने। तो उस चार्ज्ड पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है? वो ये है, F इज इक्वल टू BQV। अब इस फोर्स की वजह से जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, राइट। अब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मीन्स, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये तो बहुत दूर डिस्टेंस है, मतलब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी और मोमेंटम जो है उस पार्टिकल का चेंज करता है। सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे, हर एक एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रही है तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है और जो मोमेंटम की वैल्यू है, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। जो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर चार्ज है, उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम जो है हर एक पॉइंट पे चेंज करता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ ओबे करता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है और हमने चार्ज को मूव करवाया कुछ इस तरीके से, तो वो सर्कल्स बनाएगा।
ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी और उसका जो मोमेंटम है वो चेंज करता रहता है। सपोज करते हैं, अब हमने परपेंडिकुलर की बात की, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा से एंटर करता है, कोई थीटा एंगल बना के एंटर कर रहा है, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव किया ना, और ये थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल थीटा बना के एंटर करता है और मूव करता है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। ओके, अगर कोई एंगल थीटा बना के कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो उसके ऊपर फोर्स, ये चीज लगती है। मैक्सिमम कब होएगी फोर्स, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की 1, और ये 1 वैल्यू कब आती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ये आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, इस साल आपको ये सारा है आपके सिलेबस में, कि एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करता है थीटा की वैल्यू इंक्रीज थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है। 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, देखो 0 डिग्री पे साइन 0 कितना होता है, 0, ठीक है। और 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, 1। तो यानी कि अगर मैक्सिमम फोर्स कब लगती है किसी भी कंडक्टर पे या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर वो मूव करता है, ठीक है, तो उस पे उस टाइम मैक्सिमम फोर्स लगती है। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, सो यू पीपल कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, देखो ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री, इसमें देखूँ दोनों में तो 90 डिग्री, और अगर इसमें और इसमें देखूँ दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, अगर वो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, बी की, और हमारी अगर सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है, तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव किया, मोशन को जो है वो थंब बताता है। आई होप अभी इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ आया कि हमने स्ट्रेच किस तरीके से करना है। तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये करंट कैरी कंडक्टर है, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ऐसे। यहाँ पे सपोज कर लो कि इस तरीके से हमने शू, हॉर्स शू जो मैग्नेट है वो रखा है, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम इससे शो करते हैं, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। इधर को मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, करंट की डायरेक्शन इधर को है, तो इधर को हमारा सेंट्रल फिंगर। तो थंब देखो, थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है, अप साइड आ रही है, अप साइड आ रही है, देखो। तो जो हमारा कंडक्टर था वो अप साइड मोशन इस तरीके से आई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।